Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आरजी कर मेडिकल अस्पताल में 31 साल के डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार और हत्या मामले में जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई सूत्रों से बातचीत करके मैं कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में उनको अंदेशा है कि लगभग 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरी जांच को भटकाने की कोशिश की। पहले मिनट से लेकर तो अब तक क्या कुछ हुआ है, क्यों सीबीआई को ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ लोगों ने जांच को भटकाया, कौन है वो जिन्होंने सबूत मिटाए, इन सब पर बात करने के लिए मैं हूं मुनीश पांडे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आरजी कर मेडिकल अस्पताल में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले की जो जांच सीबीआई कर रही है उसमें सीबीआई को क्या कुछ मिले हुए हैं। अभिजीत मंडल जो ताला पुलिस स्टेशन का एसएचओ था, उसको लेकर सीबीआई को क्या सबूत मिले और क्यों उसकी गिरफ्तारी हुई, अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ निकला, इस पर हमने बातचीत की थी। हमने डॉक्टर संदीप घोष को लेकर बातचीत की जो कि उस वक्त जब घटना हुई थी तब वो आरजी कर मेडिकल अस्पताल के प्रिंसिपल हुआ करते थे, कि उन्होंने किस तरह से सबूत मिटाए और उनके खिलाफ क्या कुछ सबूत अभी तक निकले हैं और पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि झूठ पकड़ने वाली मशीन ने कैसे डॉक्टर संदीप घोष का झूठ पकड़ा था। लेकिन अब आज जो हम बातचीत करेंगे वो यह है कि इस मामले में सीबीआई को ऐसा लगता है कि कम से कम 2 या इससे ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इस पूरी जांच को भटकाने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा। क्यों लग रहा है ऐसा सीबीआई को, क्या सबूत हैं उनके पास में और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से सीबीआई को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इतना तो सच है कि इस मामले में सबूत मिटाए गए और जांच को भटकाने की कोशिश की गई। जब मैंने अपने सीबीआई सूत्रों से बातचीत की तो उनका कहना था कि जांच को भटकाने की कोशिश पहले मिनट से ही शुरू हो चुकी थी। जब इस घटना की जानकारी डॉक्टर संदीप घोष को मिली, उसी मिनट से उन्होंने इस मामले की लीपापोती शुरू कर दी थी। उन्होंने एसएचओ से बातचीत तो की लेकिन खुद घटनास्थल पर पहुंचे नहीं। पुलिस जिसको अगले 5-7 मिनट में पहुंचना चाहिए था वो 1 घंटे बाद आती है। क्यों ऐसा हो रहा था और किसके इशारे पर ऐसा हो रहा था, अब यही सीबीआई की जांच का केंद्र बिंदु है। तो सीबीआई सूत्रों का यह कहना है कि पहली चीज जो उनके दिमाग में खटक रही है और जिसकी वजह से उनको लगता है कि किसी ने प्रेशर डाला, किसी ने दबाव बनाया पुलिस के ऊपर, संदीप घोष के ऊपर, कि इस मामले में कुछ ऐसा करना है जिससे कि सच सामने ना आ पाए। सबसे पहली चीज जो सीबीआई को खटक रही है वो यह है कि इस मामले की पोस्टमार्टम। दोस्तों, आपको इस बात पे थोड़ा सा जोर देना होगा कि सबसे पहले आधिकारिक रूप से जानकारी जो है डॉक्टर संदीप घोष को, उसके अलावा पुलिस को और जो कॉलेज का प्रशासन है, कॉलेज के डॉक्टर्स को, इस घटना की जानकारी 9 से 10 बज के बीच में सबको हो चुकी थी कि इस तरह की घटना हुई है, एक महिला डॉक्टर के साथ में बलात्कार और हत्या हुई हो सकती है। 9 अगस्त सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, पूरा दिन निकल जाता है और पूरा दिन निकलने के बाद में इस महिला डॉक्टर की जिसकी मृत्यु हो चुकी, पोस्टमार्टम कब होती है? पोस्टमार्टम होता है शाम को, सूरज ढलने के बाद में। और यही सीबीआई को खटक रहा है क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर मामलों में अगर कोई इमरजेंसी मामला नहीं है, ऐसा लगता है कि इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, ऐसे मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो हमेशा एक नियम फॉलो किया जाता है। नियम है कि आप पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद नहीं करेंगे, सूर्योदय के बाद ही और सूर्यास्त होने के पहले ही पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन इस मामले में पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद किया गया और यह सीबीआई को खटक रहा है। और सीबीआई का मानना यह है, सीबीआई को संदेह है, सीबीआई की सोच यह है कि यह मुमकिन नहीं होता अगर किसी ने
पोस्टमार्टम करने वाले पर, पोस्टमार्टम कराने वालों पर और पोस्टमार्टम कराने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, यानी कि अगर साफ और सरल शब्दों में मैं बोलूं तो अभिजीत मंडल जो कि खुद कोलकाता पुलिस का अधिकारी था, ताला पुलिस स्टेशन का एसएचओ था, डॉक्टर संदीप घोष और उसके अलावा बाकी के पुलिस और अस्पताल के प्रशासन के लोग, जब तक ये नहीं चाहते तब तक ये पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी पोस्टमार्टम कराया गया। बाकी किसी मामले में अगर पोस्टमार्टम किसी भी शख्स को कराना होता है सूर्यास्त के बाद, परिवार भी अगर चाहता है कि पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद हो, तो भी आपको वहां के एसडीएम का, वहां के मजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए होता है। उसके बाद ही कोई डॉक्टर पोस्टमार्टम करेगा। लेकिन यहां पर पोस्टमार्टम हो जाता है बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए हुए। और सीबीआई को अब लग रहा है कि आखिरकार सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम कराने की जल्दी क्या थी, या फिर पहले क्यों नहीं कराया गया, उसी वक्त क्यों कराया गया। और सीबीआई को यह लगता है कि इसमें किसी न किसी का दबाव जरूर से, और इसीलिए सीबीआई को यह भी लग रहा है कि सिर्फ डॉक्टर संदीप घोष नहीं, बल्कि संदीप घोष के अलावा अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ और लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। आपको याद होगा अभिजीत मंडल और संदीप घोष को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। आज की तारीख में भी वो सीबीआई की कस्टडी में है। अभी सीबीआई कस्टडी उनकी खत्म नहीं हुई है। षड्यंत्र किसने किया, कैसे किया, इसी को लेकर उनसे पूछताछ भी हो रही है। इसमें दोस्तों यह भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें परिवार जो है, परिवार ने सहमति नहीं जताई थी कि आप सूर्यास्त की बात करिए पोस्टमार्टम। परिवार पहले दिन से यह कह रहा है कि पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट बनी थी उसको पढ़ने के बाद सीबीआई अधिकारियों का यह मानना था कि सही तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं बनाई गई है। तो अगर ऑटोप्सी सही से नहीं हुई है, पोस्टमार्टम सही से नहीं हुआ है, उसके जो सैंपल्स होते हैं उसको सही तरीके से अगर प्रिजर्व नहीं किया जाएगा तो आगे की जांच कैसे बढ़ेगी। और किसी भी रेप और मर्डर मामले में अगर पोस्टमार्टम सही से नहीं होगा तो तथ्य कैसे सामने आएंगे, क्योंकि ये तो फॉरेंसिक है। फॉरेंसिक के सबूतों के साथ में आपने पहले मिनट से ही छेड़खानी शुरू कर दी। और इसी के लिए सीबीआई को लगता है कि इन दोनों के अलावा, अभिजीत मंडल और डॉक्टर संदीप घोष के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस षड्यंत्र में शामिल हैं। और उनको ऐसा लगता है कि इस मामले के तह में जाने के लिए सीबीआई को और लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी। कल मैंने बताया था आपको कि कई ऐसे लोग हैं जिनके फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स, उनका कॉल डेटा रिकॉर्ड्स सीबीआई खंगाल रही है, जिनसे संदीप घोष और अभिजीत मंडल लगातार बातचीत कर रहे थे उस दिन। तो कहीं ना कहीं सीबीआई को सच सामने आ जाएगा। इसमें यह भी बता दूं कि परिवार वालों ने एक और आरोप लगाया हुआ है। परिवार के पिता ने एक इंटरव्यू में बोला हुआ है कि अगर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सही तरीके से जांच करवाई होती तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा होती। क्या इशारा कर रहे हैं परिवार वाले? सीबीआई इन तथ्यों पर भी जांच कर रही है, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए मैंने बता दिया। उसके अलावा सीबीआई को यह भी लगता है कि इस पूरे मामले को हैंडल करने में, ऑटोप्सी की बात तो हमने कर ली कि किस तरह से ऑटोप्सी गलत तरीके से की हुई है, उसके अलावा परिवार की डिमांड्स को नहीं मानना, यह अपने आप में सीबीआई को चौंका रहा है। और यह भी सीबीआई को लगता है कि ये अस्पताल प्रशासन और पुलिस जरूर मानती अगर किसी का दबाव नहीं होता तो। ऐसा क्यों कह रही है सीबीआई? जब मैंने अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि अमूमन ऐसे मामलों में जहां पर किसी ने अपने परिवार का कोई सदस्य खोया हुआ है, पुलिस की भी सहानुभूति रहती है। और अगर किसी इस तरह के इंस्टीट्यूट में, जैसे कि अस्पताल है, वहां पर अगर कुछ हुआ है तो जो प्रशासन होता है, वहां का जो अथॉरिटी होती है, उनकी तरफ से भी सहानुभूति रहती है कि कम से कम इस दुख की घड़ी में परिवार जो कह रहा है उन बातों को सुन लेना चाहिए। लेकिन परिवार ने यहां पर डिमांड की थी कि आप बॉडी को एक दिन प्रिजर्व कर रखिए, यानी कि 31 साल की जिस महिला डॉक्टर के साथ में बलात्कार और हत्या जैसी घिनौनी घटना हुई थी, उसके परिवार वालों ने जब पुलिस को, जब कॉलेज के प्रशासन को, डॉक्टर संदीप घोष को ये बात बोली कि आप बॉडी को एक दिन प्रिजर्व रखिए क्योंकि हम चाहते हैं सेकंड ऑटोप्सी हो जाए, दूसरी बार पोस्टमार्टम किया जाए, उनकी बात नहीं मानी गई।
और उनके ऊपर दबाव बनाया गया, परिवार वालों के ऊपर दबाव बनाया गया कि जल्दी से जल्दी बॉडी क्रीमेट करना है। सीबीआई को शक है कि यह मुमकिन नहीं होता अगर किसी ने ऊपर से दबाव नहीं बनाया होता, और सीबीआई को लगता है कि सिर्फ एक शख्स ने दबाव नहीं बनाया, कई लोगों ने दबाव बनाए हुए हैं। और कम से कम सीबीआई को ऐसा लगता है कि 2 ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने लगातार संदीप घोष और अभिजीत मंडल के ऊपर दबाव बनाया, जिसकी वजह से वहां पर सब कुछ हुआ है। सबूतों के साथ में छेड़खानी, इसको लेकर हम कई बार बातचीत कर चुके हैं कि किस तरह से सबूतों के साथ में छेड़खानी की गई है। डॉक्टर संदीप घोष ने इसे सुसाइड की थ्योरी बता दी पहले, जिसके बाद में जिन लोगों को वहां पर नहीं भी आना था वो भी वहां पर पहुंचे। अभिजीत मंडल अगर समय पर आ गया होता, उसने क्राइम सीन का बैरिकेडिंग कर दिया होता, उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया होता, तो वहां पर जिन्हें नहीं आना चाहिए था वो नहीं आए होते। सबूतों को नष्ट किया गया, उनके रहते नष्ट किया गया। और सीबीआई को ये लगता है कि तब तक मुमकिन नहीं था जब तक कि किसी का ऊपर से दबाव नहीं है होता। तो दबाव था, किसी न किसी का जरूर दबाव था, ऐसा सीबीआई को लगता है। और इसी वजह से डॉक्टर संदीप घोष और अभिजीत मंडल ने सबूतों को नष्ट होने दिया, जिस तरह के आरोप हैं, और उन्होंने सही तरीके से जांच को भी नहीं होने दिया, जबकि इनके ऊपर इसी चीज़ की जिम्मेदारी थी कि आप सही तरीके से जांच होने दीजिए और सही तरीके से सबूतों को इकट्ठा करिए। और दोनों ही इस मामले के एक्सपर्ट हैं। एक है एसएचओ जो इस तरह के कई घटनाएं देख चुका है, और एक है डॉक्टर संदीप घोष जिनको पता है कि इस तरह के मामलों की जांच में फोरेंसिक्स कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये दूसरे पॉइंट पर हमने बात की कि सीबीआई को क्यों ऐसा लगता है। उसके अलावा सीबीआई को ये लगता है कि जिस तरीके से अभिजीत मंडल और संदीप घोष ने पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिस तरीके से एफआईआर में देरी करवाई गई, उसके पीछे भी कोई ना कोई शख्स है। क्योंकि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के भी सामने बोल चुकी है, सीबीआई लोअर कोर्ट के सामने भी बोल चुकी है कि मामले में एफआईआर 14 घंटे बाद दर्ज कराई गई। और दोस्तों क्यों फर्क पड़ता है, एफआईआर 14 घंटे बाद हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देर होने से क्या फर्क पड़ा? क्योंकि पुलिस का यह दावा है, कोलकाता पुलिस का दावा है कि हमने जीडी एंट्री यानी कि जनरल डायरी एंट्री करवा दी थी। जब उनको जानकारी मिली हमने जनरल डायरी एंट्री करवा दी थी, कोलकाता पुलिस का कहना है। सीबीआई आरोप लगा रही है कि नहीं, इन्होंने तो 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की। तो इस 14 घंटे की देरी से फर्क कितना पड़ता है जांच पर? मैंने इसको लेकर सीबीआई के मेरे एक सूत्र से मैंने बातचीत की कि इससे फर्क क्या पड़ता है। जो सीबीआई के सूत्र ने बताया वो मैं आपको बताता हूं। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अगर किसी मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो पुलिस की कार्रवाई होती है उस हर एक चीज की नोटिंग शुरू होती है, क्योंकि अब वो जांच के दायरे में आ चुका है। कौन उस जगह पे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किस तरह के सबूत मिल रहे हैं, किस तरह के सबूत वहां पर दिख रहे हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं, किसके फोन कॉल आ रहे हैं, कौन परिवार के लोगों का क्या कहना है, ये सब कुछ जांच का विषय बन जाता है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस की कार्रवाई बदल जाती है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तब तक टेक्निकली ऑफ रिकॉर्ड आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, आप सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। आप फोरेंसिक टीम की मदद कर रहे हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर यही एफआईआर दर्ज होने के बाद होता तो हर एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से उन्हें नोट करना पड़ता, वो पुलिस की जांच रिपोर्ट में रहती। और सीबीआई को यहीं पर लगता है कि अगर किसी ने ऊपर से दबाव नहीं बनाया होता पुलिस के ऊपर, क्योंकि भले से डॉक्टर संदीप घोष नहीं बोलते, कॉलेज का, अस्पताल का प्रशासन में से कोई आके नहीं बोलता कि हाँ एफआईआर दर्ज करना है, परिवार भी अगर नहीं बोलता तब भी तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती थी। उनको तो एक डेड बॉडी मिल चुकी थी, और वो भी ऐसी बॉडी जिसमें कि जो लोअर हाफ था यानी कि कमर के नीचे की पूरी बॉडी जो थी वो नग्न थी, लड़की के शरीर पर नीचे कपड़े नहीं थे। तो सीधा तौर पे ये तो शक साफ जाहिर हो रहा था कि पहले बलात्कार हुआ है, उसके बाद में हत्या कर दी गई है, रेप एंड मर्डर का मामला सीधा था। तो पुलिस ऐसे मामलों में सबसे पहली चीज क्या करती है, एफआईआर दर्ज करती है। उस वक्त अननोन के खिलाफ कर देते वो एफआईआर दर्ज, लेकिन अननोन के खिलाफ भी उन्होंने नहीं किया, एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई 14 घंटों तक। और सीबीआई को यह लगता है कि इस पूरे मामले में पुलिस संदीप घोष और
अस्पताल के प्रशासन के कुछ और लोग थे जिनके ऊपर किसी ऊपर से एक या एक से ज़्यादा लोग, अभी शक 2 लोगों पर है, एक या एक से ज़्यादा लोगों ने दबाव बनाया जिसकी वजह से इस मामले में सबूतों को मिटाया गया। इस मामले में सबूतों को नष्ट किया गया। इस मामले में जिस तरीके से जांच होनी चाहिए थी वो जांच नहीं हुई। इस मामले में और आरोपी हो सकते थे लेकिन वो आरोपी नहीं बने। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों इस मामले को लेकर मैं लगातार अपने जो सूत्र हैं सीबीआई में उनसे बातचीत कर रहा हूँ, इस मामले में जो जांच अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि कल जब मैं आपके सामने हाजिर हूँ तो इस मामले से जुड़ी हुई एक एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ में हाजिर हूँ। अभी मैं इस जानकारी के बारे में कुछ भी साझा नहीं कर सकता क्योंकि पूरी जानकारी मेरे पास में आई नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अपने सूत्रों से बातचीत करके मैं वो जानकारी ज़रूर पूरी निकालूंगा और आपसे मैं साझा कर पाऊंगा। लेकिन इतना मैं गारंटी देता हूं कि जो कल जानकारी आपको दूंगा इसके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। माफ़ी मेरी कल की गलती को लेकर। कल कई बार मैंने डॉक्टर संदीप घोष की जगह पे संदीप रॉय बोल दिया था। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे मेल किया हुआ है, कई लोगों ने कमेंट करके मुझे ये बताया कि ये गलती मैंने की है और मुझे लगता है कि ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोगों ने जिन्होंने कमेंट करके मुझे ये बताया कि मैंने ये गलती की है उन सभी का शुक्रिया और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस तरह की गलतियाँ दोबारा ना हों, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। इस गलती के पीछे कोई वजह तो नहीं है लेकिन इस मामले में 2 आरोपी हैं, संजय रॉय और संदीप घोष। तो कई बार वो घोष की जगह मैंने गलती से रॉय बोल दिया था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।